हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो सटीक सीरीज में फंक्शन का आज ये है लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन दे दी थी। कैसे हमने फंक्शन एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रिलेशन देखा था। फिर हमने फंक्शन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स भी देखा था। देन फंक्शन की मेन डेफिनेशन में जिसमें हमने ये फील किया था कि इफ सम क्वांटिटी y इज डिपेंडेंट ऑन x देन वी कैन से कि y इज द फंक्शन ऑफ x। देन हम लोग उसके डिटेल में गए थे और हमने उसके बाद उससे ग्राफ भी ऑब्टेन किया था। ग्राफ ऑब्टेन करने के बाद हमने डोमेन और रेंज को भी फील किया था, है ना। और तमाम बेसिक बेसिक सारी बातें हम कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया फंक्शन का नेविगेशन, कि भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में अलजेब्राइक, नॉन अलजेब्राइक फंक्शन, एंड देन फंक्शन के तमाम फर्दर टॉपिक्स जो थे, चाहे वो इनवर्स हो, चाहे कॉम्पोजिट हो, चाहे 1 1 on 2 हो, इवन ऑड हो, तो वो सारे तमाम टॉपिक्स भी हमने आपको लिस्ट आउट करा दिए थे। तो फंक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया था। अब आपको ये तो पता है कि भाई फंक्शन में फर्दर हमको पढ़ना क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अलजेब्राइक फंक्शन में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया अलजेब्राइक फंक्शन में हमने आपको बताया था कि मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन से, राइट है, पॉलिनोमियल फंक्शन से। और पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद रैशनल फंक्शन की बात करी थी हमने। एंड देन हम लोगों ने बात करी थी इररेशनल फंक्शन की। एंड देन हम लोगों ने बात करी थी बेसिकली पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की, ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब जो फंक्शन टुकड़ों में डिफाइंड है। ऐसे फंक्शन जैसे मॉडुलस फंक्शन हुआ, इनकी टुकड़ों में डेफिनेशन होती है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। या फिर वी हैव वन मोर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सबसीक्वेंट लेक्चर्स में 1 by 1 सभी फंक्शंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज के लेक्चर में मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मेनली हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन के अंदर हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लेंगे, रैशनल फंक्शन पढ़ लेंगे, इररेशनल फंक्शन पढ़ लेंगे। इनका हम लोग ग्राफ, डोमेन और रेंज एंड क्वेश्चंस एज वेल, डोमेन एंड रेंज एंड क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है ना, क्वेश्चंस। तो ये सारी तमाम बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। तो क्या है भैया पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल जो है वो आपने बेसिकली क्लास 9th में पहली बार देखा होगा, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्लास 9th में तो जब छोटे बच्चों को एक एक बात समझाते हैं कि पॉली मतलब मैनी, है ना, एंड क्या नाम जो है नोमियल मतलब टर्म्स, है ना, ये टर्म्स। तो बेसिकली इस फंक्शन में मैनी टर्म्स होती हैं। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको किस तरीके से, अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन में होता क्या है कि कोई भी टर्म, एनी टर्म जो होती है वो कैसी होगी भैया, आपकी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, है ना, वेरिएबल की पावर होल नंबर, है ना। तो ऐसे करके हमने आपको एक पॉलिनोमियल की कोई भी एक ये कंडीशन है कि पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होना जरूरी है, ठीक है ना। और ऐसी जोड़ घटा करके बहुत सारी टर्म्स आप बना सकते हैं। तो एक जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है कि सम कांस्टेंट, तो सम कांस्टेंट इनटू x पावर 1, है ना, a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 एंड सो ऑन, है ना, एंड an x पावर n, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो a0, a1, a2, ठीक है ना, a3, an दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा कोई कोई ये भी पूछता है कि भैया क्या a0, a1, a2, a3 या इनमें से कोई सा भी, है ना, कोई भी वैल्यू क्या आपका जीरो हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि कुछ भी जीरो हो सकता है ना,
कुछ भी जीरो हो सकता है, बस लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये A0, A1, A2, A3 क्या है, ये रियल नंबर्स है, ठीक है ना, ये रियल नंबर्स हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब बताता हूं आपको, जैसा फॉर एग्जांपल मान के चलिए इसी फंक्शन से आपको क्या क्या ऑब्टेन हो जाएगा। देखो अगर आप ये सब डिलीट मार दो, ये सब डिलीट मार दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, A0 मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको क्या मिल जाएगा, A0 मिल जाएगा। फिर आपको इसी पॉलिनोमियल फंक्शन से अगर आप बहुत ध्यान से देखो ये डिलीट मार दो, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, A0 प्लस A1x। देन आपको बहुत ध्यान से देखेंगे अगर मैं ये डिलीट मार दूं, ठीक है, तो मेरे को पॉलिनोमियल फंक्शन से अब कैसा फंक्शन मिल जाएगा, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। लेट्स से A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, ठीक है ना। तो ये सब के सब फंक्शंस कैसे हैं, आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बेसिकली क्या है, इस फंक्शन में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, वो 1 है, तो यानी कि डिग्री कितनी हुई भैया इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई भैया 1। इस फंक्शन में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हुआ, डिग्री कितनी हो गई 2। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x की, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2 है, तो डिग्री इस फंक्शन की क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई 2। अगर मैं आपको एक बात कहूं, कि यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 3 है, तो यहां पे ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जो डिग्री 0 का पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो यहां पे डिग्री क्या है भैया 0 है, बेसिकली यहां पे आप ये भी कह सकते हो ना कि यहां पे डिग्री क्या है भैया 0 है। जब डिग्री 0 का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जब डिग्री एक डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो इसको हम लोग, क्योंकि इससे एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमें ऑब्टेन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक फंक्शन, ठीक है ना, क्यूबिक फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन से इस तरह के हमको वेरियस डिग्री के पॉलिनोमियल ऑब्टेन होते हैं। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो डिसाइड कर रहा है कि ये लीनियर फंक्शन है। भाई हाईएस्ट पावर ऑफ x वाला जो टर्म है वो डिसाइड कर रहा है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में ये वाली टर्म लीड कर रही है, तो इस फंक्शन में a1 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। क्या है भैया, लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट। और आप ध्यान से देखेंगे कि भैया, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमको एक बात समझ में आती है कि यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, कि भाई a1 a2 a3 an-1 ये सब किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं, बट क्योंकि जो n है हमारा, जो an है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आई वुड से कि an विल बिलोंग्स टू r-0, पहली चीज। अच्छा, ये 1 2 3 एंड अप टू n तक की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही क्या हो रहा है, ये a0 a1 a2 a3 an का मतलब क्या है कि डेफिनेटली n क्या है भैया, n एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये अपने दिमाग में अंडरस्टूड होना चाहिए कि वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल एज दैट, ठीक है ना, n इज द पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन से दैट, ठीक है। ओके बच्चों, और मोर प्रिसाइजली आई शुड राइट कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है,
0 1 2 3 4 है ना, सो n शुड बी होल नंबर। तो खैर, लेकिन जो nth जो टर्म वाला कोफिशिएंट है ना, nth टर्म नहीं है ये, बेसिकली n प्लस 1th टर्म है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो भैया 0 नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता। तो इस बात को समझो आप, ठीक है। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना कि ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमको ऑब्टेन हुए हैं, है ना। ऐसी यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे a2 है, तो हम लिखेंगे भैया a2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट a3 है, तो a3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये हमने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन बताए, ठीक है। अच्छा, जैसे डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन सा कांस्टेंट फंक्शन है, कौन सा लीनियर फंक्शन है, कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कौन सा क्यूबिक फंक्शन है। ऐसी अगर आप बहुत थोड़ा सा 9th क्लास में जाओ तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कैलकुलेट करते थे। ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है ना, ये ये इसको क्या बोलेंगे, बाई चार वाले को क्या बोलेंगे, टेट्रोनोमियल, देख लेना क्या बोलेंगे ना, चार टर्म्स वाले को क्या बोल देंगे भाई, है ना, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, नहीं वो तो x की पावर 4 वाले को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, तो इसको बोल देख लेंगे टेट्रोनोमियल, है ना, जो वट एवर चार टर्म्स वाले को। लेकिन तीन वाले को तो बेसिकली हम लोग ये तीन टर्म्स वाले को तो हम लोग ट्राइनोमियल ही बोलते हैं ना, चार टर्म्स वाले को आप देख लेना इंटरनेट पे क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं है। खैर, उससे हमें लेना भी देना भी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो अब हम लोगों को फर्दर 1 by 1 इन फंक्शंस को स्टडी करना है ना। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस में बेसिकली ये सब तो ज्ञान है फालतू का, है ना, फालतू का भी नहीं है, बट मतलब ये ज्ञान ऐसा है कि ठीक है सुन लिया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना कि भाई ये आपका क्या चल रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इन पॉलिनोमियल फंक्शन में बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है आपका, तो बेसिकली मैं यहां पे आपको एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं कि कांस्टेंट फंक्शन को fx बराबर c से डिनोट करते हैं हम लोग, जनरली fx बराबर c से। देखो यहां पे तो हमने डिराइव्ड फॉर्म लिखी है, लेकिन अब मैं आपको वो फॉर्म लिखवा रहा हूं जो फॉर्म थोड़ी सी फेमस है ना, कि भैया fx इक्वल टू a नॉट ना लिख के fx इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। अच्छा, लीनियर फंक्शन से दो फंक्शन पैदा होते हैं, एक तो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है बच्चों कि भैया आपका जो आपने x पुट किया वही वापस आपको मिल जाएगा। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, मतलब सेम, जो आप x रखोगे वापस से fx वही मिल जाएगा। तो अगर आप देखो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 1 का, है ना। यहां पे अगर आप देखो a1 की वैल्यू 1 हो गई और a0 की वैल्यू 0 हो गई। और लीनियर फंक्शन से एक दूसरा ही लीनियर फंक्शन की एक जनरल फॉर्म जो पैदा हो गई है वो ये हो गई है कि भाई आप fx बराबर ax प्लस b लिख देंगे। इस तरह के फंक्शन में एक तो a 0 नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा, आपको जो इसका ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए भी हम इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, राइट है बच्चों। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपको बेसिकली ज्यादातर आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो आपको इन जनरल किस फॉर्मेट में मिलेंगे, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पे a 0 नहीं हो सकता, ठीक है भैया। और क्यूबिक फंक्शन जो है वो आपका मैं यहीं पे लिख दूं कि इन जनरल क्यूबिक फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं भैया, क्यूबिक फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं भैया, fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। तो ये a0 a1 a2 a3 ना लिख के हमने इस तरीके से लिखा है ना, where a is not equals to 0. Why? Because this is the leading coefficient and determining the degree of the function, ठीक है। So अब हमको इन फंक्शंस को 1 by 1 हमको इनका फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता चल गया भाई, बेसिकली इनके रूल्स पता चल गए, इनके रूल्स पता चल गए। अब जब रूल्स पता चल गए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हर फंक्शन को डिटेल में 1 by 1 को हम इनका
ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम इनका डोमेन और रेंज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डोमेन और रेंज है। और ऐसे ही पॉलिनोमियल में ऐसा भी तो नहीं है ना कि खाली एक्स क्यूब पे अटक गया, भाई ये तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 10, 11, 12 कहीं तक भी जा सकते हैं। तो बेसिकली कि जनरल पावर ऑफ एक्स है, एक्स की पावर इवन होगा तो क्या कर्व होगा, एक्स की पावर ऑड होगा तो क्या कर्व होगा, है ना। तो इस तरह की जो एक्स की डिफरेंट पावर्स जो हैं उनके कर्व कैसे होंगे, तो वो सारे तमाम कर्व्स भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब वन बाय वन इन सभी फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में, एंड देन क्वेश्चंस करेंगे। तो भैया सबसे पहले लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि भैया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है भैया, कांस्टेंट फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो अब आपको भी पता है कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग आप एक्स की वैल्यू प्लॉट करते हो, और वाई एक्सिस के अलोंग आप एफ एक्स की वैल्यू को प्लॉट करते हो, है ना। दैट इज वाई, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि भैया वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू को लेके चल रहे हैं। ओके, तो अब आप देखो ये क्या कह रहा है कि भैया एफ एक्स इक्वल टू 5, यानी कि लेट्स से ये 1 2 3 4 5। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, आपका एक्स कुछ भी हो, आपका एक्स 1 हो तो भी 5, है ना भाई, आपका एक्स 1 हो तो भी भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 5 मिलेगी। आपका एक्स 2 हो तो भी भैया आपको क्या मिलेगी, वैल्यू वाई की 5 ही मिलेगी। आपका 1.5 हो तो भी आपको एफ एक्स की वैल्यू 5 ही मिलेगी। तो बेसिकली आपको इसका ग्राफ ऐसे मिल जाएगा, है ना, आपको इसका ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ये बेसिकली ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, कि भाई आप एक्स दुनिया में कुछ भी लेते रहो, एफ एक्स तो आपको 5 ही मिलेगा, एफ एक्स तो आपको बेटा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग इस फॉर्मेट की बात करें, मतलब एफ एक्स इक्वल टू सी की, यानी कि जनरल फॉर्मेट, क्योंकि भाई कल को ये 5 की जगह 10 हुआ, 15 हुआ, -5 हुआ, 20 हुआ, कुछ भी हुआ, तो एक जनरल फॉर्मेट की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होता है भैया, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या करते हैं, एफ एक्स प्लॉट करते हैं। तो कह रहा है कि भैया आप एक्स को कुछ भी लो, अगर ये लेंथ अलोंग द वाई एक्सिस सी है, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि आप एक्स की कोई भी वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू लो, है ना, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, 1 लो 2 लो एक्स की वैल्यू, लेकिन भाई आपको फंक्शन की वैल्यू तो सी ही मिलेगी, आपको फंक्शन की वैल्यू तो सी मिलेगी। अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू तो सी मिलेगी ना। तो अब इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें डोमेन और रेंज की बात करेंगे अगर हम, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या भैया, कि भैया आप देखो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे फंक्शन डिफाइंड है। अब भैया यहां पे तो एक्स कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता ना भाई, एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, भाई पूरे नंबर लाइन पे, पूरे एक्स एक्सिस पे एक्स तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो भैया डोमेन क्या होगा इसकी, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन आउटपुट में फंक्शन की वैल्यू हमेशा सी मिलेगी, यानी कि रेंज क्या है, भैया, रेंज में आपको एक ही नंबर मिल रहा है सी, एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड एज रेंज। तो हमको इसको सेट की फॉर्म में रखना पड़ेगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज में बस आपको सी ही मिल रहा है, तो उसका सेट क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इसका मतलब समझ गए आप, तो डोमेन और रेंज, तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है भैया। नाउ नेक्स्ट टू दिस, अब हम लोग पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे चीजों को करके दिखा दिया करूंगा, एंड उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा फील हो जाएगा, है ना, थोड़ा फील हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि सटीक सीरीज में आप मजे ले रहे होंगे, नहीं ले पा रहे हो, कोई कमी है तो बेटा देखो मैं इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूं, एक आधी इंच की मेहनत में अगर और कर दूंगा
तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो इसलिए अगर कोई कहना हो, कुछ सुनना हो, कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को कहिएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन मैंने पढ़ा दिया आपको। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टू दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, आइडेंटिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। क्यों कहते हैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन? क्योंकि इसमें आइडेंटिकल रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट आता है, जो डालोगे वो ही मिलेगा। एक्स डाल रहे हो, वापस से एफ एक्स की वैल्यू एक्स ही मिल रही है। तो अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो क्योंकि हम लोग अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करने की कोशिश करें बच्चों, ग्राफ भी प्लॉट करने की कोशिश करें बच्चों, तो आपको भी पता है कि अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप देखो तो इसका तो एक मतलब तो यही हो गया ना भाई कि y इक्वल टू एक्स लाइन आपको प्लॉट करनी है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब तो ये हो गया ना भाई कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। तो इसका मतलब तो हमको ये कह देना चाहिए कि भाई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमको ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग y इक्वल टू एक्स कह देंगे, है ना, और y इक्वल टू एक्स कह देंगे, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ये ग्राफ किसका है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई, क्वेश्चन आता है कि भाई इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। अब देखो मैं कहता हूं कि भाई देखो आप x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो यहां पे जिससे कि ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए। फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब कि एफ एक्स की एक रियल वैल्यू हो, रियल नंबर वैल्यू हो। तो आप कहोगे कि सर आप x की ना कोई भी रियल नंबर रख दो, आप कुछ भी रियल नंबर रख दो, 1, 1.1, √2, √3, ये सब भी तो रियल नंबर ही है ना। तो x की जगह आप कुछ भी रख दो सर, सब जगह ही ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। और क्योंकि बच्चों जो हमने डोमेन में डाला वापस से हमें रेंज में वही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली रेंज भी तो ऑल रियल नंबर होगी। चेक करो, क्लियर है क्या? तो आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा। अब बच्चों बात करते हैं लीनियर फंक्शन पे, है ना, लीनियर फंक्शन पे। तो यहां पे इसको क्या थोड़ा सा मैं थोड़ा सा छोटा करके जगह बना सकता हूं क्या भाई, है ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा भाई, ठीक है। अब हम लोगों ने थोड़ी सी जगह बनाई और हम लोग यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन। अच्छा बच्चों अब बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, लीनियर फंक्शन। अब आपको भी पता है कि लीनियर फंक्शन अभी अभी हमने एज अ कैटेगरी और अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो यानी कि लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है कि भैया ऐसे फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो उनको हम लोग लीनियर फंक्शन कहते हैं, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको भी पता है कि भाई अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोग एक्स को प्लॉट करते हैं और अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग एफ एक्स को प्लॉट करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एफ एक्स की जगह वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कर लूं तो शायद आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट बेटा अगर आप 10th क्लास में जाओगे और मैं अगर इस a को अभी थोड़ी देर के लिए 2x बोल दूं, है ना, a को 2 बोल दूं और b को लेट से 5 बोल दूं, तो देखो ना अब ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। अब इसका कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो भाई हम लोग x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमको देखो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमको क्या मिल जाएगा भाई, हमको कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर जब हम लोग x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, है ना। तो अगर 1 ये हुआ तो 7 यहाँ पे, तो इसका मतलब हमको तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, हमको तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है भाई, ठीक है ना, हमको तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भाई ऐसे करके हमें स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर फंक्शन के ग्राफ मिल जाते हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को आप इस तरीके से
स्ट्रेट लाइन के तौर पे ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं बेटा, यहां पे मैं अगर आपसे डोमेन पूछूं इस स्ट्रेट लाइन फंक्शन की या लीनियर फंक्शन की, तो डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी बच्चों? डोमेन क्या होगी बच्चों और रेंज क्या होगी बच्चों? तो बच्चों एक बात समझो बहुत ध्यान से, डोमेन क्या होती है? वो तमाम एक्स की वैल्यू, वो तमाम एक्स की वैल्यू जो मैं यहां पर रख सकता हूं और जिससे कि ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो आप देखो कि मैं तो पूरी नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे, भाई एक्स एक्सिस भी क्या है, एक नंबर लाइन ही तो है, जीरो के राइट में इधर पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव, नंबर लाइन ही तो है। एक्स एक्सिस पे तो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली नंबर लाइन के रियल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि भैया इस स्ट्रेट लाइन को मैं एंडलेसली बना सकता हूं, एंडलेसली बना सकता हूं, मतलब कि भाई x की किसी भी रियल नंबर वैल्यू पे ये लीनियर फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। x की किसी भी रियल नंबर वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा बेटा, डिफाइन होगा। अच्छा, अब रेंज समझो, रेंज देखो बेटा, रेंज को देखने का मैं हमेशा एक अच्छा तरीका बताता हूं कि हम ये कहते हैं कि भाई आप कर्व का ना y एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन मतलब शेडो, मतलब परछाई, मतलब देखो ये पॉइंट y एक्सिस पे परछाई डालेगा तो ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट y एक्सिस पे परछाई डालेगा तो ये पॉइंट देगा, ये पॉइंट y एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालेगा तो ये देगा। तो अगर आप देखो, अगर आपका कर्व एंटायरली एंटायरली y एक्सिस को आपको आपका कर्व जो है एंटायरली y एक्सिस को कवर कर लेता है, तो आप खुद सोचो, यहां से आप रेंज का आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये तो पूरी की पूरी नंबर लाइन ही आपकी कवर हो जाएगी। फिर से देखते हैं, आपका कर्व y एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो क्या कौन कौन से y एक्सिस के पॉइंट्स को वो कवर कर रहा है। जैसे इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस ये होगा, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस ये होगा, तो ऐसे करके देखो आपकी पूरा का पूरा y एक्सिस ही कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx ने एंटायर रियल नंबर लाइन को ऑक्यूपाई किया है, यानी कि fx विल बिलोंग्स टू r, यानी कि fx आपको क्या देगा, fx आपको एंटायर रियल नंबर्स दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx इज कॉल्ड एज रेंज। तो यानी कि अगर आपको fx क्या दे रहा है, एंटायर रियल नंबर दे रहा है, तो यानी कि रेंज क्या होगा, इसका r होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो डोमेन को फील करते समय तो हम x की वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, बट रेंज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई y एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन है। हालांकि मैं डोमेन का एक दूसरा तरीका भी बता सकता हूं, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि डोमेन एक्स एक्सिस पे, यानी कि डोमेन क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, जिस तरीके से हमने y एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख के रेंज निकाल लिया, ऐसी x एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख के आप डोमेन निकाल सकते हो। भैया इस कर्व का अगर x एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखोगे आप, ठीक है ना, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखोगे तो इससे पता क्या चलेगा आपको कि भाई ये तो एंटायर की एंटायर क्या हो गई, x एक्सिस कवर हो गई। तो इसका मतलब डोमेन है ना, x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ग्राफ का क्या देता है आपको, डोमेन। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। और y एक्सिस पे आपके कर्व का प्रोजेक्शन या ग्राफ का प्रोजेक्शन क्या देता है, रेंज देता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस गिव यू डोमेन, एंड प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, यहां पे लिख देता हूं ना, यहां पे लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस गिव्स यू रेंज, गिव्स यू रेंज। ठीक है, तो अभी हमने ये बेसिक बेसिक बातें कर ली है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन में ना हम लोगों को बहुत ही डीप डाउन जाना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोगों को बहुत ही डीप डाउन जाना है। तो अब क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखते हैं, ठीक है ना, और जनरल पावर ऑफ एक्स को देखते हैं, ठीक है ना, उसके ग्राफ्स देखते हैं, और देन क्वाड्रेटिक फंक्शन के तो डीप में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को मेजरली पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर डोमेन रेंज का क्वेश्चन मिलेगा तो मेजरली हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का या स्क्वायर रूट फंक्शन का हमको डोमेन रेंज का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं भैया फटाफट से, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ना। हेलो हेलो
चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पे ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अच्छा एक बात सुनो, क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली ये होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब मेरी बात सुनना बहुत ही ध्यान से भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना, और ये जेई में आपको बड़ा हेल्प करने वाला है ना। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, मैं इसका एक स्पेशल केस ले रहा हूं ना, स्पेशल केस। देखो इसका एक स्पेशल केस क्या है, इसका एक स्पेशल केस क्या है, इसका एक स्पेशल केस है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेक्निकली ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है भाई, ये इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका एक स्पेशल केस स्टडी कर लेते हैं, और इसको ना बाबा, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे ना, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ना, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में ना, डिटेल में लेटर, ठीक है। अभी फिलहाल बात करते हैं इसकी, है ना। इसको हम लोग पैराबोलिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। पैराबोलिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ भी बोल सकते हो आप। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, इसको हम लोग पैराबोलिक फंक्शन बोल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्पेशल केस भी बोल सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है ना, अगर आप इसको डिकोड करोगे, अगर आप इसको डिकोड करोगे, तो पहली बार मान लो अगर आप इसको देख रहे हो तो एक बच्चे की तरह बिहेव करोगे ना। देखो मैथ्स को पढ़ना वैसे बच्चों की तरह ही चाहिए कि भाई जो हो रहा है वो सबके सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है हवा में हो रहा है, मतलब सबको दिखना चाहिए जो हो रहा है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो मैंने दिमाग लगाया कि यार x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू ना, देखो इसको क्रॉस से नहीं, इसको पॉइंट से दिखाता है ना, अगर x की वैल्यू को 0 लूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू -1 लूंगा तो y की वैल्यू +1 आएगी, x की वैल्यू को 2 लूंगा तो भाई ये मेरे को 4 दे देगा, x की वैल्यू को -2 लूंगा तो भी मेरे को ये 4 दे देगा। तो भाई अगर हम लोग थोड़ा सा और बीच बीच के पॉइंट्स को मिला के देखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास, है ना, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास। देखो बहुत ध्यान से, ऐसे पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके 4 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, राइट वर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, डिपेंडिंग अपॉन, भाई मान लो अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया तो आपने ऐसा बनेगा, y इक्वल टू -x स्क्वायर बनाना चाहोगे तो कैसा बन जाएगा, नीचे को बन जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू y बनाना चाहोगे तो राइट साइड में बन जाएगा, और x स्क्वायर इक्वल टू -y बनाना चाहोगे तो लेफ्ट वर्ड में बन जाएगा। बट अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पढ़ना, है ना। ये तो फिर हम लोग बना ही सकते हैं ना बाबा, ये तो सिंपल पॉइंट्स लेके तो हम किसी भी दुनिया में कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। बट मेन है कि हमको जितने भी स्टैंडर्ड ग्राफ है ना उनको सीख लेना है, ठीक है ना, उनको सीख लेना है। अब बच्चों अगर मैं, देखो ग्राफ हो गया इसका, अगर कोई मेरे से पूछे कि भैया इसका डोमेन क्या होगा, तो देखो डोमेन में अगेन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई यहां पे x की दुनिया में कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू, ठीक है ना। और एक बात बताऊं, शॉर्टकट नहीं कहना चाहिए, एक बहुत टॉप सीक्रेट बताऊं कि आपको, एक टॉप सीक्रेट, दुनिया में कभी भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, भाई ये सारे मैं पॉलिनोमियल फंक्शन ही बता रहा हूं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑलवेज रियल नंबर होती है, वो ऑलवेज रियल नंबर होती है। आप चेक कर लो, पीछे भी मैंने 3 पॉलिनोमियल फंक्शन बताए थे तो उसकी डोमेन सबकी क्या थी, रियल नंबर थी, है ना। यहां पे भी डोमेन क्या होगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स। इसके अलावा आप फील भी कर सकते हैं, अगर आप इस ग्राफ को लिटा दें, मतलब इसको, इसकी प्रोजेक्शन, देखो लिटाना भी छोड़ दो, इसकी परछाई अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस आपका हरा हो जाएगा,
पूरा का पूरा एक्स एक्सिस आपका हरा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज डोमेन। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। अच्छा, रेंज की बात करेंगे। अगर आप देखो कि इस ग्राफ की वाई एक्सिस पे परछाई, तो सिर्फ आपका ये वाला एरिया ही हरा हो पाएगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा ना, इधर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी भैया, रेंज विल बी व्हाट, इट इज 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि वाई एक्सिस पे कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिल पाएंगे। और देखो ना, ये कॉमन सेंस भी है, एक्स स्क्वायर कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो वाई कैन नेवर बी नेगेटिव। वाई 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। सो रेंज इज लाइक 0 टू इंफिनिटी। ठीक है भैया, क्लियर है। इसी के सगे भाई हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने कहा भैया इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में ना, इस वाली फॉर्म को। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है ना। तो ऐसी क्यूबिक फंक्शन का भी स्पेशल केस ले लेते हैं और उसको भी स्टडी कर लेते हैं लगे हाथों, उसको भी स्टडी कर लेते हैं भैया लगे हाथों, ठीक है ना। उसको भी स्टडी कर लेते हैं लगे हाथों, उसको भी स्टडी कर लेते हैं लगे हाथों, ठीक है भाई, बहुत ध्यान समझेंगे। इसको हटा देते हैं फिलहाल, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो टॉप सीक्रेट क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्यूबिक फंक्शन के केस में भी हम लोग एक स्पेशल केस ले रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन का एक स्पेशल केस ले रहे हैं। हालांकि आपको क्यूबिक फंक्शन का एक जनरल फॉर्मेट, है ना, जनरल फॉर्मेट ये समझ में आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बट इसी से ही पर्टिकुलरली हम लोग ये भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय टेकिंग बी सी डी 0, ए को 1 ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग पर्टिकुलर केस ऑफ क्यूबिक फंक्शन कह सकते हैं। तो भैया आइए क्यूबिक फंक्शन को देखते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर केस, है ना, पर्टिकुलर केस ऑफ क्यूबिक फंक्शन। अब इसको कैसे प्लॉट करोगे भाई, इसको कैसे प्लॉट करोगे, सिंपल है भाई, जैसे दुनिया में आज तक आप सारे के सारे ग्राफ प्लॉट करते आए हो वैसे प्लॉट करोगे भाई। सिंपल है भाई, एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप एफ एक्स को प्लॉट करोगे। सिंपल, आप क्या करोगे भाई, एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी भाई। बेसिकली ये तो टेक्निकली कुछ नहीं है ना, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ही है। सो एक्स की वैल्यू को आप 0 लोगे, ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू को आप 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू आप 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू आप -1 लोगे तो y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, है ना। अच्छा, x की वैल्यू को आप 2 लोगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ भाई, तो यानी कि यहां पे स्कोर प्लस के r पे जहां रोहित सोलंकी सर हैं, और इधर भी देखेंगे अगर -2 ले लिया मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कहीं यहां पे, यानी कि ग्राफ कैसा होगा मेरे भाई, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। अब इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ी छोटी चीज दिखा देंगे। तो इस तरीके से ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ यहां पे आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि अगर कोई हमसे डोमेन पूछेगा तो डोमेन अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो, आप इसको देखो, पहले तो यहां देख लो, x की किसी भी रियल नंबर वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर वैल्यू दे देगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन तो ऑलवेज ही रियल नंबर रहनी है। और तीसरी बात भी, अगर इस ग्राफ का आप एक्स एक्सिस पे परछाई देखो तो भाई यहां तक ये देखो ना, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ही भर जाएगा हरे पेन से, ठीक है ना। तो इसका मतलब डोमेन तो ऑल रियल नंबर। अच्छा, रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे भैया, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन कहां देखेंगे, हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो देखो भाई पूरा का पूरा वाई एक्सिस ही कवर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, रेंज भी क्या है भैया, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है भैया, क्लियर है। अच्छा, यहां पे आपने एक चीज देखी कि भाई यहां पे ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस, मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि भैया दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिकल है भैया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में ग्राफ जो है वो आपका बिल्कुल सेम जैसा ही है। तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अच्छा, यहां पे अगर आप देखो तो जैसा ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
वैसा ही आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई y इक्वल टू एक्स क्यूब जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, है ना, अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है इन द अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना, अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अच्छा, यहां से एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि अब हम लोग क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ तो एक चीज और पढ़ लें कि भाई जितने भी इवन पावर वाले ग्राफ होंगे y इक्वल टू एक्स की पावर इवन, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, x पावर 4, x पावर 6, x पावर 8, उन सबके ग्राफ ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। और सबके ग्राफ ऐसे ही होंगे, अभी हम करके भी दिखा देंगे ना, अभी आपको फील करके भी दिखा देंगे। और y इक्वल टू एक्स की ऑड पावर की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम देखें कि y इक्वल टू एक्स की पावर 1, है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 5, x की पावर 7, है ना, x की पावर 7, x की पावर 9, उन सब के ग्राफ आपके ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। तो इनकी हायर पावर के ग्राफ भी आपको एक बार करके ड्रॉ करके दिखाई देते हैं तो लफड़ाई खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि चाहे कितनी भी हायर पावर्स हो, डोमेन इन सारे केसेस में डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये भी तो अगेन क्या हो गए, ये भी तो अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन ही होंगे ना। और रेंज भाई साहब आप देख लो, रेंज यहां पे क्या होगा भैया, जब ग्राफ ही ऐसा रहने वाला है तो ऑब्वियसली रेंज भी क्या होगी, पूरी एंटायर वाई एक्सिस को कवर कर लेंगे, यानी कि ऑल रियल नंबर। यहां पे अगर आप देखोगे तो डोमेन ऑल रियल नंबर इन सभी केसेस में। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज विल बी व्हाट, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से इंफिनिटी, है ना। हालांकि 0 पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता, बट आप ध्यान रखिए अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर कह रहा हूं कभी भी तो सोचो कि सर 0 इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, x की वैल्यू 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो 0 टू इंफिनिटी, ठीक है भैया। अब बच्चों x की जो इवन एंड ऑड पावर के ग्राफ हैं उनको भी फर्दर इन रिलेशन विद द एग्जिस्टिंग ग्राफ्स पढ़ लेते हैं, सो दैट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद हमारा कुछ भी काम नहीं है, फिर हम लोग आराम से क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्टडी करेंगे, है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली टाइप को। और उससे जो लर्निंग हम लोगों को मिलेगी उससे हम लोग काफी डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो भैया फटाफट से स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड लेट्स जस्ट प्रोसीड। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग x की इवन पावर और ऑड पावर के थोड़ा कर्व पढ़ेंगे ना, तो इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा भी आएगा। ग्राफ और डोमेन रेंज का तो हमको ऑलरेडी आइडिया हो ही गया है, बट यहां से हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज भी ऑब्टेन करेंगे ना, तो वो भी देखने को मिलेगी हमें। तो सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स पावर 2n टाइप जो फंक्शन है, इसको आप लोग इस तरीके से भी बोल सकते हो, fx इज इक्वल टू एक्स पावर 2n टाइप्स जो फंक्शन है, ठीक है ना। वेयर n क्या है भैया, इट इज नेचुरल नंबर, है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो ग्राफ आपको पता तो है ही कि भैया अगर आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप ग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी आपने देख भी लिया, ठीक है, अभी आपने देख लिया है। लेट्स से इस तरह का ग्राफ आपने देखा है, ठीक है। अच्छा, ये भी बात समझो बेटा बहुत ही ध्यान से कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 से पास करेगा और -1 और 1 से भी पास करेगा ना। एंड नॉट ओनली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दो पॉइंट से सारे के सारे y इक्वल टू एक्स पावर 4 भी लाई करेगा, है ना। ये दो पॉइंट्स सब सारे कर्व्स पे, है ना, y इक्वल टू एक्स पावर 6 पे भी लाई करेंगे ये दोनों पॉइंट्स, है ना। आप चेक कर लो ये दोनों पॉइंट्स 1 1 और -1 1 सभी के सभी फंक्शंस पे, ये सभी के सभी फंक्शंस के कर्व पे ये लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा ना कुछ बताना चाहता हूं। आप एक पॉइंट लो यहां पे ना, लेट से यहां पे 2, और एक पॉइंट लो आप यहां पे, ये 1 तो था ही, ये हाफ लो।
तो अभी आपको ना एक चीज रियलाइज होगी, है ना। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये दो कर्व ले रहा हूं ना, ये दो कर्व ले रहा हूं, है ना। देखो आपको ये तो पता ही है कि ये जो हमने ड्रॉ किया है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू को 2 ले लेता हूं तो ये क्या देगा मेरे को 4, और ये क्या देगा मेरे को 16, ठीक है ना। तो दो, अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मेरे को यहाँ पे 4 दे रहा है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस कर्व को मैं ऐसे देखता हूं, तो मान लो अगर मेरे को ये 2 पे 4 वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, 2 पे 4 वैल्यू दे रहा है कौन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 मेरे को 2 पे 16 देगा। तो इवेंचुअली मेरे को एक बात तो पता चल गई कि भाई y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, है ना। 2 पे वो 16 वैल्यू देगा ना, 2 पे क्या वैल्यू देगा भाई आपको 16 वैल्यू देगा ना, 2 पे आपको 16 वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को हाफ ले लूं तो इसका मतलब y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, हाफ का स्क्वायर 1/4, और x पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो हाफ का पावर 4 1/16। तो ऑब्वियसली ये जो कर्व है ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से छोटी वैल्यू दे रहा है। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ये बेसिकली छोटी वैल्यू दे रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 0 से 1 तक के बीच में, है ना, एंड इनफैक्ट 0 से -1 तक के बीच में ना। तो आप ऐसे देखो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ हो गया भैया, ये y इक्वल टू एक्स पावर 4 का हो गया। यहां से एक आप आइडियोलॉजी सेट कर सकते हैं कि एक तो y इक्वल टू एक्स की पावर 2n में डोमेन ऑलवेज रियल नंबर रहेगी, रेंज ऑलवेज आपका पॉजिटिव 0 टू इंफिनिटी रहेगी, है ना। ग्राफ आपको हमने बता ही दिया, ग्राफ हमने आपको बता ही दिया। हाँ, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जब 1 से बड़ी वैल्यू है या -1 से छोटी वैल्यू है, when x belongs to नेगेटिव इंफिनिटी टू -1, ठीक है ना, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, तब जो x की पावर 4 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एक्स स्क्वायर से, x की पावर 6 की वैल्यू ज्यादा होगी x की पावर 4 से, x की पावर 8 की वैल्यू ज्यादा होगी x की पावर 6 से, एंड सो ऑन। बट जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी, है ना, -1 से 1 के बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी, और मैं 0 को हटा दे रहा हूं, है ना, मैं 0 को हटा दे रहा हूं, 0 को हटा दे रहा हूं, तब उस टाइम पे आप देख रहे हो कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एक्स पावर 4 से, ग्रेटर देन एक्स पावर 6 से, ग्रेटर देन एक्स पावर 8 से। मैंने 0 क्यों हटाया, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएंगे, सारे इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इनइक्वालिटी के लिए इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्डर ऑब्टेन हुआ। तो ये हमने आपको fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n के बारे में चीजों को फील कराया, है ना। आप इसको फटाफट से बेटा अगर नोट कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, फटाफट से नोट कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब आपको थोड़ा सा क्यूबिक फंक्शन के बारे में इसी तरीके से बताने वाला हूं, है ना, क्यूबिक फंक्शन के बारे में इसी तरीके से बताने वाला हूं। ये जो हमने रिजल्ट्स लिखे हैं इनको मैंने आपको फील करा दिया है, इनको मैंने आपको फील करा दिया है बेटा, ठीक है ना, इनको मैंने आपको फील करा दिया है, ठीक है। सो सिंपल एज दैट, ठीक है, ओके। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान समझेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके अंदर सारी की सारी ऑड पावर्स आ जाएंगी, इसके अंदर सारी की सारी क्या आ जाएंगी, ऑड पावर्स आ जाएंगी, ठीक है ना। इसको हटा दूं क्या भाई, इसको हटा दूं क्या भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपको आता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपको आता है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपको आता है, ठीक है ना, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब,
ठीक है, अभी अभी आपको पीछे को सिखाया मैंने। अच्छा, ये बात भी आपको पता है कि भाई एक पॉइंट यानी कि 1,1 और -1,-1 ये तो आपका इस पे लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है और y इक्वल टू एक्स पावर 5 है और मैं x की वैल्यू को लेट से 2 ले रहा हूं, तो यहां से मेरे को 8 मिलेगा और यहां से मेरे को 32 मिलेगा। तो ऑब्वियसली अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू को हाफ लेता हूं तो मेरे को y की वैल्यू यहां पे 1/8 मिलेगी और y की वैल्यू यहां पे 1/32 मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी ग्राफ कैसे होंगे भैया, यहां पे भी ग्राफ इस तरीके से हो जाएंगे ना कि भैया अगर x पावर 5 का ग्राफ की बात कर रहे हो तो ग्राफ ज्यादा वैल्यू लेगा, यहां से छोटी वैल्यू लेगा, और बहुत ध्यान समझेंगे ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ लेगा एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स पावर 5। तो ऑब्वियसली हमने क्या अंडरस्टूड किया भैया, एक तो सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे, तो इन सभी फंक्शंस में है ना, ये जितने भी ऑड पावर्स वाले हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना। अच्छा, हमने 4 इंटरवल देखे। क्या इंटरवल देखे कि भैया अगर आप 1 से इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी की बात करो, तो आपको भी पता है कि भैया 1 से इंफिनिटी में x पावर जो 5 होगा वो ग्रेटर देन होगा x क्यूब से, वो ग्रेटर देन होगा x से, अगर हम ऑड पावर्स की बात करें। ठीक है ना, और वो ग्रेटर देन होगा, अगर x पावर 7 की बात करेंगे तो ग्रेटर देन होगा x पावर 5 से। अगर हम लोग 0 से 1 की बात करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x पावर 7 छोटा होगा x पावर 5 से, x पावर 5 छोटा होगा x पावर 3 से, और x पावर 3 छोटा होगा x की पावर 1 से ना। ठीक है, अगर हम लोग -1 to 0 की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखो ये क्या चीज है भैया, ये आपका क्या भैया x पावर 5 है। तो बेसिकली x पावर 5, देखो नेगेटिव में तो जो छोटा छोटा मैग्नीट्यूड वाला होता है ना वो बड़ा होता है। सो x पावर 5 जो है वो बड़ा है x क्यूब से, वो बड़ा होगा x से। ठीक है ना, और x पावर 7 बड़ा होगा x पावर 5 से। लेकिन अगर नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक चले जाओ तो देखो अब आपको ज्यादा वैल्यू, ज्यादा छोटी वैल्यू मिल रही है ना x पावर 5 से। तो x पावर 5 क्या होगा, लेस देन होगा x क्यूब से, लेस देन होगा x से, एंड ये x पावर 7 छोटा होगा x पावर 5 से। सो बेसिकली ये सारी की सारी इनइक्वालिटी हमने क्या कर ली बेटा, हमने ऑब्जर्व कर ली है ना। तो ये बहुत ही प्यारी चीज है जो हमने ऑब्जर्व करी है। अब हम लोग बिल्कुल बेइंतहा होके क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे ना। देखो फंक्शन में क्या होता है ना, आगे आगे आपको, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि फंक्शन में थ्योरी तो है ही है ना समझने के लिए। मजा आता है कैलकुलस में। देखो जितनी थ्योरी हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे ना उतनी कम थ्योरी हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे। सीधा बात करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला है, ये ऐसे बिहेव करता है, और चलो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो मजा भी आता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स है, और कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली थ्योरी होगी ना, तो कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में ना हम लोग मजे लेंगे। कहां पे, कैलकुलस में। तो फंक्शंस को आपको बहुत डीप तरीके से पढ़ना है। तो बेटा फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे एंड लेट्स जस्ट प्रोसीड टू क्वाड्रेटिक फंक्शन इन डिटेल। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन पे ना। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। इसको हम, इसका ऑपरेशन कर देंगे हम आज, और ये हमारी बहुत मदद करेगा फंक्शंस में, खासकर जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। और ना ही सिर्फ यहां पे बट बाकी अदर कैलकुलस में भी बहुत जगह पे क्वेश्चन सॉल्विंग में हमारी मदद करेगा। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, बहुत ही ध्यान से समझते हैं बच्चों, बहुत आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट की एक एक लाइन को पकड़ा तो बहुत आसान है। अगर आप वैसे हवा में पढ़ते हो तो फिर तो भाई क्या ही कह सकते हैं। ठीक है ना, फिर तो क्या ही कह सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखा ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसका ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा इंटरेस्ट है। फिर मैंने इसमें a कॉमन ले लिया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, एक्स प्लस सी अपॉन ए,
और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का होल स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको रीराइट कर पाते हैं। सो y इज इक्वल टू a और एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी बाई ए का हाफ, है ना, तो यानी कि b बाई 2a का होल स्क्वायर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो उससे फायदा क्या हुआ भैया, मुझे बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे फायदा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हमने यहां पे a कॉमा, है ना, ये तो a बाहरी है ना। नाउ इसको ठीक है भैया, इसको और इसको मैंने कॉमन ले लिया ना, मतलब सॉरी कॉमन कह रहा हूं, एक जगह ले लिया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को मैंने एक जगह ले लिया, और प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक चीज है हमारे पास, ठीक है, ये एक चीज है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, a, और इसको लिख दूंगा मैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एंड इसको मैं लिख दूंगा आपको, यहां पे एलसीएम ले लेंगे भैया, तो 4a स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 4ac राइट है, और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर a की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा भैया, इट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन व्हाट आई कैन राइट हियर, व्हाट आई कैन राइट हियर बच्चों, वी कैन राइट हियर एज 4a। ठीक है ना, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इस चीज को अगर मैं इधर ले आऊं तो, अच्छा आपको एक चीज पता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊं तो यानी कि मैं इसको कह सकता हूं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है ना, एंड इज इक्वल टू a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा ये जो क्वांटिटी है ये माइनस का d है, तो यानी कि y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक की कहानी हमारे को समझ में आ गई। अब बच्चों इसको मैं हटा रहा हूं ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है ना भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को बच्चों, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को y कह दूं इज इक्वल टू a और इस पूरी क्वांटिटी को x कह दूं, तो भाई आपको भी पता है कि अभी अभी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखे हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ड्रॉ करना सीखा ही है ना आपने। अब a के मल्टीप्लाई करने से क्या हो सकता है भाई, ज्यादा से ज्यादा इस ग्राफ का ऊपर नीचे, भाई पास तो 0 0 से ही करेगा, बस ये है कि थोड़ा सा चौड़ा और टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने ये सीखा है। तो यहां से एक बात समझो, ये जितनी दास्तान मैंने आपको बताई है ये जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है, जरूरी सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है कि भाई बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो जरूरी सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है, इतना पार्ट है बस, और कुछ भी जरूरी नहीं है। ये तो मैंने आपको वैसे ड्रॉ करा दिया। अब अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हो, ये देखो एक्चुअल में व्हाइट वाला पोर्शन ही ग्राफ इस इक्वेशन का क्या है, व्हाइट वाला पोर्शन ही इस इक्वेशन का रीराइट है। वो तो मैंने जो पीली वाली बात लिखी है वो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझने के लिए लिखी है कि भाई ग्राफ किस तरह का होगा। तो ग्राफ देखो ऐसा होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बताता हूं आपको मैं।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं ग्राफ बताता हूं आपको कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। देखो जी, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि ये a अगर पॉजिटिव है तो सारे ग्राफ ऊपर को बनेंगे, ऊपर को बनेंगे, है ना। तो a पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर को बनेगा, ठीक है ना, ऊपर को बनेगा, है ना। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान समझो बच्चों, टेक्निकली तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ है इसका जो वर्टेक्स है, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहां पे है, वो है -b/2a कॉमा -d/4a। आप मेरी बात समझ रहे हो, द पॉइंट इज दिस, ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टेक्निकली देखो तो भाई ये ग्राफ किसका है, अरे हमने इतना जो राम कथा करी थी एक्चुअली में इसी का ही ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए करा था भाई। ये जो y है ये fx ही है, तो ये इसका ही ग्राफ है। लेकिन अब आपको एक बात पता है, ये ग्राफ की ये स्थिति कब हो सकती है, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो इस ग्राफ की स्थिति ऐसी होगी। यह स्थिति कब होगी, क्यों, क्योंकि अब आप देखो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही इक्वल रूट है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होगा तो आप देखो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, और इस केस में उसके कोई भी, जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब रियल रूट्स भी नहीं देंगे। ये ग्राफ किसका है, अरे बाबा ये ग्राफ इसी का ही है, ये ग्राफ इसी का ही है, ठीक है ना। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो भाई ग्राफ इस तरह का होगा, d इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, d लेस देन 0 होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग इन जनरल पूछें तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन तो क्या होगी भैया, ऑलवेज रियल नंबर, है ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर रेंज की बात करूं तो ये आपको भी पता है कि रेंज डिपेंड करती है भैया a ग्रेटर देन 0 यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ y होगी वो कितनी होगी, इट इज -d/4a, और यहां से लेके इंफिनिटी तक रेंज जाएगी, ठीक है ना। अगर यही बात जो है, मान लो ये सब किसके लिए बताया मैंने, a ग्रेटर देन 0 के लिए बताया, लेकिन मान लो अगर आपका जो a है वो कैसा हो जाए बच्चों, लेस देन 0 हो जाए, तो भाई fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ, जो कि हमने रीराइट करके इस फॉर्मेट में ले आए थे, और हमने इसको रिलेट करके ना एक पैराबोला, ये कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा ना, ये कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि a क्या है, लेस देन 0 है ना। तो बेसिकली आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा, आपको बेसिकली किस तरह का ग्राफ मिल रहा है, अगर a आपका लेस देन 0 है तो टेक्निकली आप y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ बनाओगे ना, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ बनाओगे ना। और वो ग्राफ कैसा होगा भैया, जाहिर सी बात है, देखो इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा कि भैया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे y आपका नेगेटिव ही आने वाला है, तो आपको इस तरीके के ग्राफ मिलेंगे, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। और ये पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट होगा -b, 2a, राइट है, -b, 2a,
है ना, एंड माइनस का d कॉमा 4a, ठीक है। सो ठीक है, अच्छा अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो ये सिचुएशन कब की है, जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स पे आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसकी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, ये वाली कौन सी सिचुएशन है भाई, जब d इक्वल टू 0 होगा, और एक सिचुएशन ये भी होगी इस वाले केस में d लेस देन 0 होगा। ठीक है भैया, ये हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स बताए। ठीक है भाई, अब यहां से हमारा क्या फायदा है यार, है ना, यहां से हमारा क्या फायदा है, पहले उसकी बात करते हैं ना। बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत सारे फायदे हैं हमारे। अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे, तो सबसे पहले तो अब इस केस की भी बात करूं मैं, अगर a लेस देन 0 है तब भी आपका जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स ही रहेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर आप रेंज की बात करोगे तो अब आपको पता है कि भाई रेंज ना नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, -d/4a तक। ठीक है ना, तो ये आपको डायरेक्ट भी डोमेन रेंज लिखने में मदद करेगा। अच्छा, जब आपका अपवर्ड पैराबोला है तो आपको पता है कि भाई आप पॉइंट ऑफ मिनिमा बता सकते हो। पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। तो यहां पे इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा भैया, इस केस में फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है ना, x इक्वल टू -b/2a, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, एट x इक्वल टू -b/2a पे आएगी, और कितनी आएगी, -d/4a आएगी। ठीक है, और अगर हम इस केस की बात करें तो फंक्शन कहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा बच्चों, फंक्शन कहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा बच्चों, तो फंक्शन भैया ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, इट इज x इज इक्वल टू -b/2a, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं दैट विल ऑल्सो बी एट कितना, -d/4a, है ना। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन अब इस ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या फायदा है, अब बच्चों यहां तक हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए, वहां तक तो ठीक था। अब हमको इन ग्राफ से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, 1 बाय 1, वो ऑब्जर्वेशन जो हमारी मदद करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्ट्स हमारी बहुत मदद करेंगे। सो उम्मीद करता हूं इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज कमेंट करना, हम लोग इसको और ज्यादा इन डेप्थ जाके मतलब स्लो मोड में सिर्फ एक इस टॉपिक को पढ़ा देंगे। हालांकि ये टॉपिक हम लोग एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं, तो इन ग्राफ्स को फर्दर ऑब्जर्व करते हुए हमको कुछ ना कुछ क्या लिखनी है भैया, क्या लिखनी है भैया, हमको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो मैं आपको दिखाता हूं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में भैया हमने फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इस फंक्शन को, है ना, f(x) की जगह y लिखा हमने, और y प्लस d/4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करके हमारे पास क्या आया भैया, एक पैराबोलिक टाइप इक्वेशन आई, और उसी से हम लोगों ने फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करे। तो हमने कहा भैया a ग्रेटर देन 0 होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्राफ आपका इस तरीके का होगा, तो ऑब्वियसली अपवर्ड पैराबोला होगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो भाई क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला होगा। सो अपवर्ड पैराबोला हमने
ले लिया। लेकिन हमने बताया कि भाई अपवर्ड पैराबोला में भी 3 स्थिति हो सकती हैं। 3 स्थिति क्या हो सकती हैं भैया? ये स्थिति हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है और ये स्थिति भी हो सकती है। ये कौन सी स्थिति होगी भाई? ये कौन सी स्थिति होगी भाई? जब हमारा ये फंक्शन का ही ग्राफ है ना, ये बेसिकली फंक्शन का ही ग्राफ है। ये सारे के सारे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही ग्राफ है ना। उन्हीं को तो हम लोगों ने रीराइट करके ऐसे लिखा और तब हम लोग ग्राफ की प्रोफाइल को पता कर सके। तो इस केस में d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस केस में d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है और इस केस में d की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में ही हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन में ही हमने क्या किया है भाई? क्वाड्रेटिक फंक्शन में ही हम लोगों ने क्या किया है भाई? हमने a ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ बना ही लिए, अब हम लोग a लेस देन 0 के लिए बना दे रहे हैं। a लेस देन 0 के लिए क्या होगा भाई? अब a लेस देन 0 के केस में क्या होने वाला है? आप खुद सोचो क्या होने वाला है। तो बेसिकली अगर a की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो ये क्वांटिटी को अगर मैं y बोलूं, राइट है, ये क्वांटिटी को मैं y बोलूं और a नेगेटिव हो चुका है और ये क्वांटिटी को मैं x बोलूं तो एक्स स्क्वायर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का क्या बनेगा? हमारा पैराबोला बनेगा। यानी कि x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे y हमेशा नेगेटिव आने वाला है। तो इस तरीके का हमारे को डाउनवर्ड पैराबोला मिलने वाला है और इसकी हमको 3 प्रोफाइल मिलेंगी, है ना। इसकी हमको 3 प्रोफाइल मिलेंगी। ये प्रोफाइल d ग्रेटर देन 0 वाली है, ये प्रोफाइल d इक्वल टू 0 वाली है, ये d लेस देन 0 वाली है। ये तीनों पैराबोला क्या है? ये एक्चुअल में fx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है, जिसको हमने रीराइट करके ग्राफ की प्रोफाइल का पता किया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझो, अब यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं लिख रहा हूं, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं। एक एक करके इस ऑब्जर्वेशन को देखना बेटा, एक एक करके ऑब्जर्वेशन को देखना। पहली ऑब्जर्वेशन, अगर फंक्शन, देखो बहुत ध्यान से समझना, पहली ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, पहली ऑब्जर्वेशन कि भैया अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना, और आप कह रहे हो कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आपने d लेस देन 0 ले लिया तो आपका जो फंक्शन है ना, ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही है। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी भैया? पॉजिटिव होगी। ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन लिख के दिखाता हूं, दूसरी ऑब्जर्वेशन लिख के दिखाता हूं। अगर आपका फंक्शन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर आप a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हो और d की वैल्यू आप क्या ले रहे हो? इक्वल टू 0, तो आपका भी पता है कि भैया फंक्शन जो है ना आपका, वो d इक्वल टू 0 से क्या होगा कि फंक्शन आपकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी या मिनिमम 0 हो सकती है। तो मैं क्या कहूंगा भैया फंक्शन की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटीज हमारी मदद करेंगी डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन और लिखूंगा भैया मैं। अब तीसरे केस की बात करते हैं बच्चों। a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 हो गया। अब तीसरा केस में क्या है कि भैया a ग्रेटर देन 0 और d भी ग्रेटर देन 0। तो ऐसे में क्या होगा भाई, फंक्शन जो है आपका दो डिफरेंट रियल रूट्स देगा, है ना। सो अल्फा बीटा, लेट्स से अल्फा बीटा आर द 2 डिफरेंट रूट्स, है ना, एंड अल्फा इज लेस देन बीटा। तो इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि भैया अगर a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा एक कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि देखो, अगर a भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला है, d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 पॉइंट पे कट भी करेगा, देन फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव या 0 है, ये क्या इंप्लाई करता है कि भाई जो x होगा ना, जो यानी कि x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव इंफिनिटी से अल्फा तक जाएगी, यूनियन बीटा से इंफिनिटी तक जाएगी। तो यहां पे बहुत ही प्यारा हमारे को कंक्लूजन निकल के आता है। एंड इसका दूसरी बात भी कर सकते हैं वैसे वर्षा कि भैया अगर a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो दो डिफरेंट रूट्स पे तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे।
और एफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, तो यानी कि मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो आपका जो x है ब्रो वो विल बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप अल्फा को नेगेटिव अल्फा क्यों नहीं लिख रहे हो, वो तो कहीं भी हो सकता है ना, अल्फा मान लो इधर भी हो सकता है भाई, ये सारे ग्राफ्स राइट टू वाई एक्सिस भी तो हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। सो अल्फा इज एन अननोन, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अननोन के टर्म्स में बता रहा हूं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब ये वाली ऑब्जर्वेशन हमने सारी की सारी करा दी। अब सेम यही ऑब्जर्वेशन ना ब्रो हमको राइट साइड में इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो जगह की तो कमी है ही, तो मैं कुछ लेकिन जुगाड़ देखता हूं। सबसे पहले तो मैं इसका जो ग्राफ है ना इसको ऑल टुगेदर पहले तो छोटा करता हूं, थोड़ा सा छोटा करता हूं ना, फिर तो ऑब्जर्वेशंस में दबा के लिख सकता हूं ना, फिर तो मैं दबा के लिख सकता हूं। ये वाली चीज को जो है मैं थोड़ा सा राइट में कर लेता हूं, और यहां पे जहां पे पार्टीशन हो रहा है वहां पे पार्टीशन कर देता हूं, सारी बात छोड़ो, वहां पे पार्टीशन कर देता हूं। अब यहां की ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं बिल्कुल सिमिलरली, जैसे इधर की ऑब्जर्वेशन लिखी थी वैसी राइट साइड की भी ऑब्जर्वेशन लिख दो। कैसे लिखोगे भाई, सिंपल है ना यार, सिंपल है मेरे भाई। क्या करोगे आप भाई, डी पहला ऑब्जर्वेशन, भाई देखो सबसे पहले तो a लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो भाई फंक्शन हमेशा क्या रहेगा भाई, ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही तो ग्राफ है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहेगी। सेकेंडली अगर a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 रह गया, तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भैया कि वो किसकी बात कर रहा है, इस वाले ग्राफ की बात कर रहा है, और इसमें फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब तीसरी बात, अगर a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे हमको दो केस स्टडी करने को मिलेंगे। पर मान लो इस केस में आपको भी पता है कि दो रूट्स तो मिलेंगे ही, अल्फा और बीटा, लेट्स से अल्फा और बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो यहां पे अगर a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हमको क्या देता है, x की वैल्यू बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, ठीक है ना, ऐसी x की वैल्यू दे देगा हमको। और भाई अगर हम कह रहे हैं कि a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, तो यही वाले ग्राफ की बात चल रही है ना, और अगर आप कहने लगो कि वह फंक्शन को 0 या पॉजिटिव होना है, तो आप क्या कहोगे कि भैया अगर फंक्शन को 0 या पॉजिटिव होना है तो x विल बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, चेक कर लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस आपको समझ में आएंगी। हालांकि ये ऑब्जर्वेशंस हम लोग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ाएंगे एक बार और ऐसा हो सकता है कि ना भी पढ़ाएं, बट ये जो इनइक्वालिटीज है ना, ये बेसिकली हमको बहुत हेल्प करेंगी डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो करेंगी, बाकी कैलकुलस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के इंटरमीडिएट स्टेप्स में कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी हमको मिलेंगी कि कई बार हमको ये लॉजिक लगा के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आइए चलते हैं, अब करते हैं दबा के क्वेश्चंस, एंड होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो आप कमेंट करके बताओगे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। तो अगर स्टूडेंट्स आज देखें तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो सबसे पहले हमने बात करी थी बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन, डिफरेंट केसेस पे बात करी थी। देन हमने कांस्टेंट, आइडेंटिटी एंड लीनियर फंक्शन, डोमेन रेंज की बात करी है। देन आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की बात कराई। देन एक्स की इवन एंड ऑड पावर के आपके ग्राफ को एक्सटेंड करके आपको ग्राफ की प्रोफाइल्स भी बताई, और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन से हमने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन से ये इक्वेशन ऑब्टेन करी, और फिर एक ग्राफ की प्रोफाइल का आइडिया लिया, है ना, और उस तरीके से डिफरेंट केसेस को कंसीडर करते हुए हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, रेंज, है ना, ये सब पे बात करी। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन से भी डिफरेंट सेट ऑफ इनइक्वालिटीज को ऑब्टेन किया है। अब हमारी बारी है कि हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।
चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन, है ना, डायरेक्टली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे और रैशनल और इरेशनल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग रैशनल और इरेशनल फंक्शन को डिटेल में हम लोग आज के लेक्चर में कर पाएंगे। सो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर अलोंग विद द मॉडुलस फंक्शन। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले तो बेटा ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं आपको इस फंक्शन की डोमेन पूछूं तो आपको कभी भी सोचना नहीं है भाई, है तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, तो इसलिए उन्होंने डोमेन पूछी भी नहीं है। या फिर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो एक्स की किसी भी रियल नंबर वैल्यू पे फंक्शन तो आपको एक रियल नंबर ही देगा। तो हाँ, फंक्शन तो किसी भी रियल नंबर वैल्यू पे डिफाइंड है, तो इसलिए डोमेन क्या होगा इसकी, ऑल रियल नंबर्स। अब उसने पूछा हमसे रेंज, तो देखो रेंज निकालना का कोई एक सिंगल मेथड नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग डिफरेंट टाइप से रेंज निकालते हैं। तो मैं आपको सारे तमाम मेथड्स, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है, तो वैसे तो मैंने आपको अभी भी बताया था क्या, कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज इसकी क्या हो जाएगी भैया, -d/4a से इंफिनिटी तक। तो d कितना हो गया भैया इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a1 एंड c इज -3। तो 4 तिया 12 और ये प्लस का 12, ठीक है ना, और एक 13, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भैया -13 बटे 4a, a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है भाई। देखो ना, अगर आप इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप सारे काम कर पाओगे, है ना, a भी देख पाओगे, b भी देख पाओगे, c भी देख पाओगे। सो -d/4a यानी कि 4a, a क्या है भैया हमारा 1, सो टू इंफिनिटी। तो ये एक तरीका तो ये है रेंज लिखने का, है ना, एक तरीका तो ये है रेंज लिखने का। बट मान लो अगर आप ऐसे रेंज नहीं लिखना चाह रहे तो कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे, हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे। क्या, देखो भैया ये फंक्शन है, इसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के इसको रीराइट करो, यानी कि x का कोफिशिएंट -1 उसका हाफ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का होल स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब x का कोफिशिएंट इज -1, उसका हाफ माइनस हाफ, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप इसको और इसको लोगे तो ये हो जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो 4 तिया 12 और 1 13, तो -13/4। दिस इज योर एफ एक्स वैल्यू। अब बच्चों रेंज की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि भैया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर जिंदगी में हमेशा किसी भी रियल नंबर वैल्यू के लिए, x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लो आप, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। और अगर मैं इसमें -13/4 ऐड कर दूं, है ना, ऐड कर दूं, तो यही लेफ्ट साइड वाला क्या भैया फंक्शन है, और फंक्शन की वैल्यू -13/4 से बड़ी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू विल बिलोंग्स टू -13/4 से इंफिनिटी। So this is how you can, what you can do, this is how you can simply find out the range of a quadratic function, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो आपको रूल्स बताए वो भी डायरेक्टली काम आ सकते हैं ना, वो भी डायरेक्टली काम आ सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे आपको रूल लिखवाए थे, है ना, देखो रेंज के लिए ना, रेंज के लिए मैंने आपको क्या दिखवाया था, ये रूल लिखवाया था, मैंने a is less than 0, when a is greater than 0, तब भी मैंने आपको रेंज के लिए देखो रूल लिखवाया था एक, ठीक है। तो अगर आप याद कर सकते हो तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, अदरवाइज तो आपको मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है भैया आपको। फटाफट से वीडियो को पॉज करके अगर आप कुछ नोट करना चाहते हो तो प्लीज नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे, है ना।